हमारे साथ फिर से हो गई है वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की हेड डॉक्टर रेचल देवी। आपका फिर से स्वागत है नवतरंग सरगम और फिजी विलेज के जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स की ओर से। ये खास समय कि लोग जान सके कि देश भर में लोगों को कोविड-19 जो बीमारी है के खिलाफ लड़ाई में जो वैक्सीन लगाया जा रहा है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर खास जानकारी। तो सबसे पहला सवाल है, आप बताइए डॉक्टर रेचल देवी कि अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जो पहला डोज लगाया गया है, और कितने लोगों को अभी तक जो दूसरा डोज है ये लग गया है। जी, शुक्रिया। हाँ, इट्स प्रिविलेज कि हम फिर से बात कर सकते हैं इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। तो अगर हम देखें फ़िजी में कल सांझ को देखें तो हमने देश भर में 250,000 160 वाशा को फ़िजी भर में लगा दिया रहा डोज़ 1, ये डोज़ 1 है, सिर्फ डोज़ 1। एंड और 8,636 हमने डोज 2 एडमिनिस्टर कर लिया है अभी सब। जैसे अब आप हो या हम है, हम दोनों को डोज 2 लग गया है, तो हम फुली वैक्सीनेटेड कह सकते हैं अपने आप को। तो ये नंबर जो है धीरे धीरे अब बढ़ती जाएगी, स्पेशली डोज 2 का जो है, क्योंकि अब देखिए हम तो वो समय आ गया है जो जहाँ पे काफ़ी लोग फ़िजी में अपना डोज पाए थे, बट आई थिंक मई अप्रैल के शुरुआत में 5 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अब वो लोग आगे आएंगे अपने डोज के लिए, डोज 2 के लिए। तो ये हमारा डोज 2 का जो नंबर है वो डेफिनेटली बढ़ेगा अब। मगर एक रकम से देख लो तो हमारा जो 250,000 हमने जो क्रॉस कर दिया है कल सांझ को, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना हम चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत ही फ़िजी वासियों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कर पाए हैं, स्पेशली जो वनुअलुवु में है और जो मैरीटाइम आइलैंड्स में है। हम तो अभी वहाँ कुछ खास पहुँच भी नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास उतना डोसेस है नहीं अभी। मगर हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द हम वहाँ पे आएंगे। जहां तक डोसेस की बात हो और आप कह रहे हैं कि कुछ इंतजार में है कि और डोसेस आ जाए, तो जैसे वनवालेबू के इलाके हैं और मेरीटाइम आइलैंड्स, अन्य भी जगह है जहां पर फिजी के लोग हैं, उन्हें भी वैक्सीनेट होना है ताकि हम सभी को सुरक्षा मिल सके इस बीमारी से। तो क्या कुछ आप बता सकती हैं कि हमारे जो अन्य साथी देश है जो मदद कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और आने वाले सप्ताहों में कितने और जो वैक्सीन से ये फिजी पहुंच जाएगा? जी हाँ, शुक्रिया। अभी तक हम जानते हैं कि हमने अपना पहला बैच ऑफ वैक्सीन डोसेस जो था वो आया था कोवैक्स से, जो ये वैक्सीन का जो एक आर्म है, ये कोविड-19 रिस्पांस का दुनिया में। उसके अलावा इंडिया से आ चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया से अब आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी उन्होंने 1 मिलियन डोसेस का कमिटमेंट किया है। और कुछ ही दिन में बाद, 1 महीने बाद ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा, जुलाई अगस्त से हो जाएगा कि न्यूज़ीलैंड से भी वैक्सीन थोड़ा आने लगेंगे। वो लोग भी 500,000 ने कमिट किया है वैक्सीन डोसेस को फिजी में। अब इसको देख लो तो ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ इस सप्ताह, आज आज और सैटरडे को 70,000 टोटल में कुल कुल मिला के आ जाएंगी इस सप्ताह और आने सप्ताह में, जैसे चेंज होती जाती है। मगर हम ऑनेस्टली धन्यवाद देंगे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड और सब जो देश है जो हमें मदद कर रही है ये वैक्सीन को लेकर। तो ये काफ़ी हेल्प कर रही है हमें जो ये वैक्सीन रोल आउट का जो प्लान चल रही है फिजी में। इसी के दरमियान हम वहाँ पे अभी पहुँच पाए ना, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। और जहां तक आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बातें की है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे ये वैक्सीन नहीं लगवाना है, पता नहीं क्या है इसमें, और जाकर मेरे शरीर के कुछ ही अंग को ये नष्ट कर देगा या काम नहीं करेगा या वगैरह वगैरह। तो सोचने वाली बात ये हो जाती है कि क्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश हमें ऐसी चीज देंगे जो डेवलप्ड है हमसे ज्यादा? क्या हमें वो ऐसे वैक्सीन देंगे जिससे लोगों को खतरा होता है? वो कितनी ज्यादा पैसों से हमें मदद कर रहे हैं, अन्य चीजों से मदद कर रहे हैं। साइक्लोन के समय आते थे और स्कूल्स बनाते थे, घर बनाते थे, अब वैक्सीन दे रहे हैं। तो क्या ये ऐसे देश
हमें ऐसी चीज देंगे जिससे हमें हानि पहुंच सकती है? जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय में आप बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अच्छा, ये देश हमारे मदद कर रहे हैं, क्यों हमें ऐसा चीज देंगे जो हमें हार्म करेगी। और एक चीज हम ख्याल कर ले जब हम ये वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये वैक्सीन जो है जब प्रोड्यूस होता है, इसके मतलब नहीं कि हर एक देश को दिया तो उनने ले लिया वैसे। उसका एक रेगुलेटरी प्रोसेस होती है। हमारा फीजी में भी एक रेगुलेटरी प्रोसेस होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया के तो काफी स्ट्रिक्ट है, और हम उनको उसका रेगुलेटरी जो प्रोसेसेस है हम उसको बहुत ही मानते हैं। तो और जो WHO का रेगुलेटरी प्रोसेस, और सभी देश में ऐसा प्रोसेसेस होती है, स्पेशली दवाई दवाई को लेके, वैक्सीन को लेके। तो जब अब इन देशों को देख लो, तो ये इटसेल्फ ऑलरेडी रेगुलेटरी प्रोसेस ये हो चुका है इस वैक्सीन का। उन्होंने खुद ही टेस्ट किया है, फिर से उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं। अतः इसीलिए वो लोग अपने वासियों को, अपने ऑस्ट्रेलियंस को वहाँ पे लगा रहे हैं ये वैक्सीन। और ये जो मेलबर्न में जो अभी आउटब्रेक हुआ था, अभी सिर्फ लास्ट वीक में, मेरे ख्याल से फ्राइडे को उन्होंने अपलिफ्ट किया है। उस दरमियान वैक्सीनेशन, ये एस्ट्राजेनेका ही वैक्सीन बहुत ही ज्यादा लगा है वहाँ पे। पीपल डरे हुए तो ज्यादा लगाया गया है। उस कारण से हमें फीजी में वैक्सीन कम मिले थे, वो पिछले सप्ताह को, इस कारण से। मगर एक तरफ से देख लो तो हमें विश्वास है इस वैक्सीन पर, क्योंकि इस पे स्टडी किया है। हमारे पास रिजल्ट्स है कि कैसे ये इफेक्ट करेगा, ये कैसा वैक्सीन है। और हम इतना भी जानते हैं इस वैक्सीन में वो किसी प्रकार का जो है नहीं जो हमें अफेक्ट करेगी। और मेरे ख्याल से मैंने, हाँ, ये भी देखी है कि पीपल, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा डीएनए को चेंज कर देगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वैक्सीन ये काम नहीं करती है। अम, और पीपल से एमआरए नहीं है तो ये डीएनए को अफेक्ट करेगा, बट वो एस्ट्राजेनेका को भी लेकर इसमें ये हमारे डीएनए को अफेक्ट करेगा। ये ऑफ कोर्स ये सही बात नहीं है। ये वैक्सीन ऐसे जो एमआरए नहीं है, जो डीएनए, जो इसको वायरस का जो सो वैक्सीन का ये जो कंटेंट है, ये उतना ही काम करती है कि हमारे शरीर में वो जो इम्यून सिस्टम, जो वैक्सीन का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट करती है। तो हम समझो हमारे शरीर में हम रेडी होते हैं कि अच्छा, अगर कभी हमें वायरस पकड़ा है तो कभी आई से हमारे पास, हम नॉकडाउन करके उसके फाइट कर लेगा। तो वो होती है जो इस वैक्सीन। हमारे साथ है डॉक्टर रेचल देवी, वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की हेड। डॉक्टर रेचल, जहाँ तक बात है सेकेंड डोजेस की, तो ये वो समय आ गया है कि जो लोगों को कुछ समय पहले जो पहला डोज लग गया था, अब उन्हें दूसरा डोज लग रहा है। काफी लोग उतावले हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का जो अगला डोज है ये अगले सप्ताह ड्यू है, मान ले अगले फ्राइडे को, तो क्या वो इस सप्ताह जाकर वैक्सीनेट हो सकते हैं? पहला सवाल ये है। और इससे जुड़ा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन लोगों को उन्हीं जगहों पर जाना होगा जहां वो पहले डोज के लिए गए थे? तो इस पर आप प्रकाश डालिए। जी हाँ, शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो लोग अभी वैक्सीन सेकंड डोज के लिए ड्यू है, वो मेरे ख्याल से वो जो 5 अप्रैल से 16 अप्रैल जिसने आप वैक्सीनेशन कराया है, ये हमारे ख्याल से about 59,000 इंडिविजुअल्स है पीछे भर में। और ये लोग जो कोविशील्ड, जो एस्ट्राजेनेका इंडिया से आया था, वो वैक्सीन जो उन्होंने लिया है, मेरे ख्याल से आपको भी वही भी लगा था। तो ये वैक्सीन जो है अब ड्यू है। तो अब कल रात को हमने ये रिलीज किया है कि अगर आपने 5 अप्रैल से 16 अप्रैल को वैक्सीनेशन लगाया है, अब आप आ सकते हैं अपने सेकंड डोज के लिए। ये वैक्सीनेशन डोज जो है, अगर आपका इस सप्ते में ड्यू है तो आप ये सप्ताह लगा सकते हैं। अगर आप अगले सप्ते में ड्यू है, आज भी लगा सकते हैं या नेक्स्ट वीक लगा सकते हैं, आपके पास समय है। और एक रकम से देखो तो हमारे पास काफी वैक्सीनेशन साइट्स है, आप वहाँ पे जा सकते हैं।
आपको ये वैक्सीनेशन मानो ये जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ जाती है कि हमने रजिस्ट्रेशन का सिस्टम क्यों रखा। रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बेसिकली ये करती है कि तुम्हारे डिटेल जो ऑब्वियसली हमारे पास आती है, आपको फर्स्ट डोज लग गया तो मानो आपने अगर रजिस्टर किया है नेंडी में, वो रजिस्ट्रेटेड सिस्टम जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मानो आपने अगर नेंडी में पहला डोज लगाया मगर किसी की वजह से आप स्टक हो गया सुबह में या लंबा में या कहीं पे भी, अब आप सकते हो कि अच्छा अपना सेकंड डोज ड्यू है वहाँ पे नज़दीकी जगह पे जाकर लगवा लें। तो ये आप कर सकते हैं। राइट अक्रॉस फीजी में अब अवेलेबल है। अब हमारा जो वैक्सीनेशन साइट्स है हम हर एक दिन सब रेडियोस स्टेशन में बता रहे हैं हमारा वैक्सीनेशन साइट्स जो है, और जो सोशल मीडिया साइट्स पे भी है, गवर्नमेंट पेज पे भी है, हमारा वेब पेज पे भी है। या आप 158 भी कोर्स करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब जगह पे साइट्स है। और अगर किसी को मेरे प्रकार से किसी को वापस नहीं लौटना चाहिए। अगर आपका डोज ड्यू है 8 वीक के बाद में, अगर ड्यू है, आपको कोई नहीं वापस भेज सकता है। अगर कोई भेजता है आप प्लीज हमें बताइए, मिनिस्ट्री को बताइए, हम वो सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि अब आपका जो डोज ड्यू है आप जाकर लगवा कर अपने आप को फुली वैक्सीनेट कह सकते हैं। मगर ये मत करना कि अच्छा मैं मास्क निकाल दूं, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दूं, या अपना हाथ बेर बेर वॉश करना या सैनिटाइज करना छोड़ दूं, ये नहीं सही है। अभी ख्याल करना, अभी बहुत ढेर जन है जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं और आपके लिए ये प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं। इसके मतलब नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकती है, आपको वायरस हो सकती है, बट आप एसिम्प्टोमेटिक होंगे। माने कि जैसे कि आपको बीमारी खराब से नहीं होगी या अस्पताल में भर्ती वर्ती वगैरह नहीं होंगे। मगर एक चीज ख्याल करना, मैंने अभी सेकंड डोज लगवाया। इस सेकंड डोज का पूरी तरह से काम करना, उसको उसको आपको समय देना पड़ेगा, एटलीस्ट 1-2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं कि अच्छा मैं अब फुली प्रोटेक्टेड हूँ इस वायरस से। ठीक है। डॉक्टर रिचल, जहाँ तक बात आती है हक अधिकार की, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं और कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुझे अधिकार है कि मैं इसे ना करूं या इसे हाँ करूं, आप क्या कर लोगे, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो उसी अधिकार के तहत क्या इन लोगों के पास अन्य देशवासी, अपने देशवासियों के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि क्या उस अधिकार का हक अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मैं नहीं दूंगा, और उस फैसले से किस तरह का असर अपने देशवासियों पर पड़ता है, अपने फेलो फिजियंस पड़ता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आ रही है अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ कुछ काम पे भी ये सब क्वेश्चंस हो रही है कि अच्छा आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो काम पे मत आना वगैरह। ये सही बात है कि ये आपकी अधिकार है, आप हाँ कह सकते हो, आप ना भी कह सकते हो। मगर हाँ कहा तो उसमें आप ही के फायदा के लिए है और आप ही के फायदा के लिए भी है, बट पूरी देश के फायदा के लिए भी है। और आप कह सकते हो कि कैसा मेरा फायदा देश का फायदा संग हुआ। अच्छा एक रकम से देख लो तो हमें हमें 1 साल से ज्यादा हो गए, हमारा बॉर्डर्स पूरा क्लोज्ड है, काफी जन काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ काफी डाउन है, ऑलमोस्ट कुछ खास हो भी नहीं रही है वहाँ पे। तो इसमें देख लो तो हमारा लेवल ऑफ जो हमारा जो प्रोटेक्शन लेवल होगी वो हमें हेल्प करेगी कि अच्छा हम पूरे देशवासियों को प्रोटेक्ट करें। मानो कि इस कॉन्सेप्ट को हम एक रकम से देख लो तो कॉन्सेप्ट उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि अगर हमने मानो 70% से ज्यादा पीपल को फीजी में वैक्सीनेट किया, डोज 1 एंड डोज 2 को लेके, मगर हमारा जो ये इंडिविजुअल फीजी में टारगेट है वो और ज्यादा है। हम 90% से ज़्यादा करना चाहते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा प्रोटेक्शन है उतना ज़्यादा हमारा देश का पूरा, जैसे कंट्री का देख लो तो प्रोटेक्शन होती है। तो उस प्रोटेक्शन को पहुंचने के लिए हम सबको हाथ में हाथ बढ़ानी होगी।
और इसमें एक और चीज़ देख लो तो आप एक अगर आप नहीं वैक्सीनेट कराना चाहते हो, ऑब्वियसली आपका हक बनता है नहीं कहने का, मगर ये प्रोटेक्शन आप ही के लिए, आप ही के परिवार के लिए और सब जो आपके अगल-बगल में हैं। हम मेरे ख्याल से सब ही घर में कहीं न कहीं बुज़ुर्ग भी होते हैं ना, तो अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम पूरे परिवार को भी प्रोटेक्ट करते हैं। डॉक्टर देवी, अभी हाल ही श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के उच्च अधिकारी ने रेडियो सरगम, नवतरंग और फिजी विलेज के जरिए अपने सदस्यों से कहा है कि श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा वो इस वैक्सीन के खिलाफ नहीं है और वो ऐसी किसी भी दवा के खिलाफ नहीं है जिससे लोगों की जिंदगी या लोगों को जिंदगी मिलती है या लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाती है। तो क्या इस तरह की राय आपके काम में मदद कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल ये मदद कर रही है एंड और इन लोगों का जो ये सपोर्ट है हमारे तरफ, ये जो वैक्सीनेशन की तरफ बहुत ही अप्रिशिएटेड भी है, क्योंकि एक ऑनेस्टली एक रकम से देख लो तो हम अब जब कहीं जगह जब जा रहे हैं और हमने जो वैक्सीन्स है और नज़दीक लाया है इंसान के लिए घर के पास, हमने ज़्यादा करके चर्चेस है, टेम्पल्स है वगैरह, वहाँ पे हमने वैक्सीनेशन किया उन उन लोगों के लिए जो आस-पास में रह रहे। तो वो सपोर्ट भी हमें ऑनेस्टली हम बहुत ही अप्रिशिएटिव है उस सब सपोर्ट के लिए। शुक्रिया अपने दरवाज़ा खोलने के लिए और हमारे टीम को जो है सपोर्ट करने के लिए। और ये जो आप ये जो वैक्सीनेशन का जो बात कर रहे हैं कि वो खिलाफ नहीं है। थैंक यू फॉर दैट, शुक्रिया उसके लिए। क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया है राइट इन्फॉर्मेशन से द्वारा, सही इन्फॉर्मेशन देख लो तो। अगर और ये इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ भी डिसीजन लें ज़िंदगी में, सही इन्फॉर्मेशन से हमें मिले तब हम इन्फॉर्मेशन लें, तो डिसीजन लें। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। डॉक्टर देवी, एक जाने माने बिजनेसमैन ने भी हाल ही कहा है कि ये एक सामान्य फ्लू शॉट है जिसे हम सभी को लगवाना चाहिए। और जिस तरह हमने पोलियो पर खात्मा पाया, जिस तरह मीजल्स पर काबू पाया, लोगों को सुरक्षित किया, इम्यूनिटी हमें सभी को मिल गई, तो उसी तरह हमें इस वैक्सीन को भी लगाना चाहिए और फिजी इकोनॉमी को राहत मिलेगी, लोगों के पास फिर से नौकरी आ जाएगी, सब चीज सामान्य हो जाएगा। तो मेरा सवाल है कि जब लोगों ने पहले उन बीमारियों के लिए वैक्सीन बिना हिचकिचाहट के लगवाया था, अपने खुद और अपने बच्चों को, ऐसा क्या है इस वैक्सीन को लेकर? क्या आपकी टीम को कुछ मिला है रिएक्शन या फीडबैक मिला है ग्राउंड से कि ऐसा क्या है कि लोग हिचकिचा रहे हैं? पहले उन्होंने अन्य बीमारियों के लिए वैक्सीन लिया था या इंजेक्शन लिया था, ऐसा क्या है इस? Um, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही सही, आई मीन क्वेश्चन है ये। और एक प्रकार से देख लो तो पीपल ऑन हिचकिचा क्यों रहे हैं, ये सवाल काफी लोगों के दिमाग में है कि अच्छा भाई, ये वैक्सीन जो है, मान लो मीजल्स का जो वैक्सीन है, मीजल्स का वैक्सीन मेरे प्रकार से मोर देन 30 इयर्स हो गए फीजी में है। और अभी जो रिसेंटली जो मीजल्स का आउटब्रेक हुआ था, पीपल ऑन हाँ क्राउडेड थे, आके सीधा वैक्सीन लगवा दिया बिकॉज वो मीजल्स आ रही थी हमारे देश में, आउटब्रेक था उस समय। और उसी समय देख लो तो सामो में भी बहुत ढेर जन मरे थे, बहुत लड़कन, मोर देन आई थिंक 80 लड़कन मर गए थे। उनका जो हेल्थ सिस्टम था वो काफी क्रिपल हो गया था, लाइक क्वाइट डिसहार्टनिंग थी वो टाइम। मगर पीपल लगवा रहे थे और उन समय उन लोगों का जो वैक्सीनेशन जो कवरेज था वो लो था। फीजी का वैक्सीनेशन कवरेज बहुत ही अच्छी थी। और इवन एक और बीमारी देख लो तो मेनिंजोकोको, जहाँ पे पीपल ऑन काफी जन मरे हुए थे, लाइक अभी हुआ तो 2-3 रोज बाद हम कुछ नहीं कर पाए थे उन लोगों के लिए, वो बहुत ही देर हो गई थी। और उस प्रकार हम मेरे ख्याल से काफी जन वैक्सीनेशन करे। और ये कोविड वैक्सीन अब देख लो, ये वैक्सीन जो हम पहले बात कर चुके हैं, इस वैक्सीन का है वो काफी दिन से है दुनिया में। और अब पीपल ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा क्यों कोविड वैक्सीन में ये कोविड में वैक्सीन में क्या हुआ कि 1 साल से कम लगा और ये वैक्सीन बन गया।
ज्यादा करके इंसान यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे जब एक वैक्सीन को 10, 15, 20 साल से ज्यादा हो जाती है बनाने में, कैसे कोविड वैक्सीन 1 साल से कम में बन गया। Now, ये क्वेश्चन सिर्फ आप नहीं, बहुत ही ढेर काफी लोग ने हमसे ये सवाल किया है, और इसमें एक सिंपल सी आंसर है। और इस आंसर के लिए आप वापस भी जा सकते हो WHO वेबसाइट पे, उस पे चेक कर सकते हो इसका डिटेल्स भी, या किसी को बता सकते हो, वो पढ़ के आपको बता देंगे। वैक्सीनेशन जो डेवलपमेंट होती है उसका एक प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस मानो एक 3 स्टेज का प्रोसेस है। आपने पहले ये किया, बाद में वो, एंड बाद में एक और, तो उसका प्रोसेस फाइनलाइज होता है। Now, ये मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जितना सब प्रोसेस था इस वैक्सीन का डेवलपमेंट में, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। जैसे एक वैक्सीन 10-20 साल लग गया वैक्सीन डेवलप करने में, कैसे ये वैक्सीन, एक चीज ख्याल करना, एक बीमारी जब होती है सिर्फ कुछ ही साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, पूरा दुनिया नहीं। और कोविड में क्या हो गया, ये एक पेंडेमिक इशू था, ये दुनिया भर को, हर एक देश को अफेक्ट करती गई है। शुरुआत हुआ है ऑब्वियसली चाइना से बाद में और सब जगह फैला। धीरे धीरे सब बॉर्डर्स अपने बंद करते गए। एक समय आया फिजी ने अपना बॉर्डर बंद किया। तो एक रकम से देख लो, ये एक रियलिटी थी हमारे लिए, हमने फिजी में भी वो केसेस थी। बट उस समय जैसे ये बीमारी आई, शुरुआत जैसे हुई, स्ट्रेट अवे पीपल उसका इलाज खोजने लगे। इलाज, और ये जो एक और जो हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ मेजर का, ये वैक्सीन। तो उस समय उन्होंने शुरू किया, फाइंड आउट किया, प्रोग्रेस किया, बिल्डअप किया। और आप ये सोच सकते हो कि अगर एक देश पूरा मिल के आकर कोविड कंटेन कर सकती है, इमेजिन करो कि पूरा दुनिया की साइंटिस्ट एक रूम में आकर अपना सब दिमाग लगाकर सब कोई ये वैक्सीन नहीं डेवलप कर सकती है। ये एक साइंस की डेवलपमेंट है, इतना डेकेड्स के रिसर्च के बाद में। और ये जो डेवलपमेंट है हमें अलाउ करती है कि अच्छा ये वैक्सीन बन गया। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि लिटरली कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और इसके अलावा हर एक प्रोसेस फॉलो किया गया है। और उसके बाद में जब ये कहते हैं कि वैक्सीन सेफ है, तब इन्होंने रिलीज किया है। उसके बाद में एक और चीज भी ख्याल करना, ये सब डाटा जो है, सब इंफॉर्मेशन जाती है WHO के पास, वो फिर से वेरीफाई करते हैं, तब ये रिलीज करते हैं, तब ये वैक्सीन इसेंशियल इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में आती है WHO। डॉक्टर देवी, उम्मीद है कि आपने जिस तरह से समझाया है इस वैक्सीन को बनाने के लिए क्या कुछ किया गया था इतने छोटे समय में, और दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट को साथ में लाना, उनके क्या वो दिमाग में क्या है उन्हें जोड़ना और इसे बनाना, ये काबिल तारीफ वाली बात है। और उम्मीद है कि लोग अब इसे जरूर समझ जाएंगे और जो हिचकिचा रहे थे वो सामने आएंगे और वैक्सीन को लेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी भी कई लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। समाज में कई लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमें इंजेक्शन लग गया है, दूसरा डोज लगने वाला है, लेकिन आगे चलकर अन्य लोग शायद नहीं लेंगे वैक्सीन, तो उन्हें खतरा रहेगा कि उनसे बीमारी उनके बच्चों तक फैल सकती है। तो क्या कुछ जानकारी है, जहां तक बच्चों का सवाल है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे और साथ में बेबीज तक, तो ऐसा क्या कुछ अध्ययन ओवरसीज में हुआ है कि कौन से वैक्सीन उन्हें लगाया जा सकता है और कब तक ये फिजी में हो सकता है? जी हाँ, शुक्रिया। ये मेरे ख्याल से एज पेरेंट्स हम अपने बच्चे को लेके बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आई मीन ये सही भी बात है। और अभी तक जितना वैक्सीन ने, जितना ट्रायल हुआ है, जितना इंडोर्स हुआ है, सभी में 18 अबव का था। एंड स्पेशली एस्ट्राजेनेका को देख के ले लो, पीजी में जो है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जो कोविड-19 का, जो फाइजर हम कहते हैं उसको फाइजर को कहते हैं। एंड उस वैक्सीन ने अभी हाल ही में ही एंडोर्स किया है कि 12 से 18 तक को लगाया जा सकता है। फाइजर ऑलरेडी 16 अबव लगा, वो लोग लगाते थे।
अब इसने 12 to 16 को भी एंडोर्स कर दिया। कनाडा में लग रही है, आई थिंक यूके में आई थिंक शुरुआत हो गई है, और कुछ और कंट्रीज में आई थिंक अमेरिका में वगैरह। तो ये आ रही है, एंड फीजी भी इस प्रकार देख रही है कि हम कैसे आ सकते हैं। मगर एक और ही भी बात है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो है, वो लोग भी खोज रहे हैं कि अच्छा ये वैक्सीन सेफ है लड़कन में या नहीं। और ये स्टडी भी जारी है। अगर कुछ दिन में अगर उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन सेफ है लड़कन में, WHO एंडोर्स कर रही है, तब हम डेफिनेटली वो वैक्सीन ला सकते हैं एस्ट्राजेनेका हमारे बच्चे को। उसके अलावा अगर कुछ समय लगा, हमने ये भी किया है कि हम फाइजर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम फीजी में लेके आके वो लड़कन को लगाए। तो ये हम देख रहे हैं। मगर अभी के लिए हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट कम्युनिटी पॉपुलेशन जो है, वो जो बुजुर्ग लोग है, एल्डरली है, अडल्ट पॉपुलेशन है, बिकॉज हम जानते हैं कि ये बीमारी ज्यादा करके मारती है ये जो ओल्डर जनरेशन है, हमारा जो ओल्डर पॉपुलेशन है। तो उनका प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो मृत्यु है जो दुनिया भर में हम ज्यादा करके देख रहे हैं ये बुजुर्ग लोग में, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम वैक्सीनेशन जब लगा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि जो ओल्डर पॉपुलेशन है इन पे टारगेट कर रहे हैं, तब हम पूरा 18 पे फोकस कर रहे हैं। तो हम पहुंचेंगे वहाँ पे बहुत जल्द। मगर अभी से उस समय तक मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है कि हम अडल्ट ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करें कि अपने बच्चे को बचाने के लिए जो हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया है, कि हम वो वैक्सीनेशन लगाएं तो हमारे बच्चे से। तो ये था खास इंटरव्यू वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की है डॉक्टर रेचल देवी के साथ में। डॉक्टर देवी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे सभी लिसनर्स और व्यूअर्स की ओर से, और आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह। शुक्रिया।